हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 12 मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आप रिवीजन बहुत फास्ट और इजीली कर सकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर रिवीजन। चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, आप लोगों को पढ़ना है एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़े। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले रिलेशन होता क्या है। कोई भी रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन जो होता है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट या पूरा का पूरा रिलेशन सबसेट के इक्वल भी हो सकता है। उसको हम यहाँ से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, और वी कैन से ए रिलेटेड टू बी। उसके बाद रिलेशन की डेफिनेशन दी है। एम्प्टी रिलेशन कब होता है, जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, तो उसको हम लोग, यानी कि कोई रिलेशन यदि हमारा फाई के इक्वल हो तो वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, उसको एम्प्टी बोल सकते हैं या वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, यहाँ से वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन भी बोल सकते हैं कितनी बार हम लोग। नेक्स्ट चीज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं सेकंड में, अ रिलेशन या a relation R on set A is called यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरी चीज क्या कहती है हमारी, यूनिवर्सल रिलेशन हम लोगों की कहती है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो सकता है हमारा, यदि कोई रिलेशन हमारा पूरा का पूरा ए क्रॉस ए के अंदर हमारा आ रहा तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। पहला हमने पढ़ा, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ा हमने वो यूनिवर्सल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यदि a relation R on set A is called an identity relation if कब होगा, each element of A is related to itself only, अपने आप से रिलेटेड करे, जैसे A related to A, जैसे हम रिफ्लेक्सिव में भी देखते हैं नॉर्मली, और वी कैन राइट R इक्वल टू आइडेंटिटी को, ठीक है, हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या चीज कहती है, हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव कब होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर। ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, यदि सेम एलिमेंट यानी कि हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग करे तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है। इसी तरीके से सेकंड रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले, सिमेट्रिक रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई ए बी टाइप के एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहे हैं तो उसका रिवर्स बी ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होने वाला है, यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, फिर बी के बाद बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, ए और सी भी आर में बिलोंग करने चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन हम लोगों ने दिखा दी तो हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये तीनों पेपर में आने वाले हैं आप लोगों के, क्या क्या आपने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो रिलेशन बन जाता है भाई हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों को दिखाने के लिए हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा देंगे। ये थोड़े से नोट दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी चैप्टर का हम लोग सेकंड चीज पढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वन वन फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन दैट मीन सर्जेक्टिव फंक्शन, और तीसरा यदि वन वन और ऑन टू दोनों हो तो क्या कहलाता है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। पढ़ते हैं जरा वन वन के बारे में, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वन वन क्या कहता है हमारा, वन वन हमको कहता है यदि कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए गोज टू बी, कोई यदि फंक्शन है हमारा ए से कहाँ जा रहा है, हमारा ए से बी पर हमारा जा रहा है सपोज करो, तो क्या होने वाला है हमारा वन वन या इंजेक्टिव कब होने वाला है, इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए मतलब दिस वन जिसके अंदर डोमेन लाई करती है, बी मतलब यहाँ कोडोमेन लाई करती है। तो हमारा क्या होने वाला है, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज अंडर द रूल एफ आर डिस्टिंक्ट इन बी, यानी कि जो हमारा ए की सबकी इमेज काहे में, बी में होनी
चाहिए। अगर हमारा ऐसा हो रहा है डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है, तो वो हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं यूनिक डोमेन की यूनिक ही और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा दिखा पा रहे हैं तो हम लोग 1-1 फंक्शन हो जाएगा मैपिंग के थ्रू। अगर हम लोग दिखाने लगे उसको, मैपिंग हम लोग दिखाते हैं। या उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं भाई, ए बी काहे में लेंगे हम लोग, उसको कोडोमेन में लेने वाले हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर बी होगा तो उसकी इमेज एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। या इसका रिवर्स भी दिखा सकते हैं, यदि इमेज बराबर हो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी देन एलिमेंट शुड बी इक्वल। अगर हमने ऐसा दिखा दिया तो दैट शुड बी 1-1 फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑन टू फंक्शन क्या कहता है हमारा। देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या है, एक फंक्शन है हमारा एफ सच दैट ए गोज टू बी, ए से बी पर जा रहा है हमारा, ए हमारा डोमेन, बी हमारा कोडोमेन का काम करेगा। इस सेट टू बी ऑन टू, ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी के, यानी कि इसके सारे एलिमेंट की इमेज काहे में, ए में होनी ही चाहिए, या तो कुछ इमेज की, यानी कि बी वाले सारे की सारी की प्री इमेज काहे में, वो ए में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, हम लोग उसको बोल देंगे वो ऑन टू फंक्शन है। उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको प्रूव करने के लिए कोई एलिमेंट मानते हैं बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, बी मतलब हमारा कोडोमेन में से आएगा, जिसको हम वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी ऐसे भी मान लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट ए, ए कहाँ में बिलोंग कर रहा है, हमारा डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, डोमेन में। वो क्या होते हैं, सच दैट, तो क्या होते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर हम लोग ये प्रूव कर दिया तो हमारा ऑन टू हो जाएगा। और दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं वो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा यदि रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर हो जाए। क्या हो जाए भाई, रेंज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर हो गई तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। उसको थोड़ा सा मैपिंग से समझ लेते, तो ध्यान से देखिए अब इसको, यहाँ पर ए क्या है, हमारे डोमेन है, बी हमारी कोडोमेन है। ए से बी पर फंक्शन जा रहा है, एफ के अंडर काम कर रहा है हमारा। 3 किससे है, 3 बिलोंग किससे कर रहा है, बी से, 5 कर रहा है सी से, और 7 भी सी से कर रहा है, और 9 किससे कर रहा है, डी से। अगर पहले मैं इसको लिए 1-1 की बात करूँ, 1-1 में क्या कहा था उन्होंने, ए की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, लेकिन 3 तो बी के साथ डिस्टिंक्ट है, लेकिन 5 और 7 किसके साथ, ए के साथ अटैच हो रहा है, तो ये 1-1 तो नहीं होगा। और ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू में हमारा ये देखते हैं बी वाला पार्ट, इसकी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। देखो बी की भी प्री इमेज है, सी की भी प्री इमेज है, और डी की भी प्री इमेज हमारी ए में लाई करे। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, बट 1-1 नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अब इसको हम लोग, क्वेश्चन आता है बाइजेक्टिव बन के। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, यदि कोई फंक्शन ए टू बी हमारा क्या है, इस सेट टू बी बाइजेक्टिव होगा यदि वो बोथ 1-1 और ऑन टू दोनों का दोनों फंक्शन की सेट को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव, यानी कि वो 1-1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए, तो वो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन वाला हेयर, और दूसरा हमारा कौन सा, 1-1 और ऑन टू वाला फंक्शन हमारा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए देखो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, एक बार रिकॉल दिया, रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ा हमने, यूनिवर्सल के बारे में पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ के जाइए। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 का वर्क फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के रिलेटेड, विच इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब पिछले साल हम लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते थे, यहाँ हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ी सी ये टेबल हम लोगों को याद करके जानी पड़ेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, हम लोग इसकी डोमेन और रेंज की प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में जानते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ के थ्रू भी, और इसको आप लोग याद करके जानी ही पड़ेगी। जैसे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं। सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, -1 से 1, सब जानते हैं। कोस इनवर्स एक्स की भी -1 से 1 डोमेन होती है। टेन इनवर्स एक्स की -∞ टू ∞, या रियल नंबर हम लोग बोल सकते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1।
1। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स की हो जाएगी हमारी सेम सिमिलर, देखो ये दोनों सेम हो जाएगी हमारी, और कोट इनवर्स एक्स की और हमारी टेन इनवर्स एक्स की दोनों की दोनों सेम होने वाली है। यानी कि साइन कोस की सेम, टेन और कोट की सेम, और कोसेक और सेक की सेम डोमेन होने वाली है। इसी तरीके से हम बात करें अगर उनकी, जो इंपॉर्टेंट है हमारी क्या, हमारी इसकी रेंज, साइन इनवर्स की रेंज क्या होने वाली, -π/2 टू π/2 होने वाली है। हम लोग तीन चीजें इसको कर लेते हैं। साइन की देखो एक जैसी सी रेंज मिलेगी, एक साइन की, साइन मान लेते हैं साइन की फैमिली में कौन कौन है, एक साइन इनवर्स एक्स है और दूसरा टेन इनवर्स एक्स है, और तीसरा क्या करते हैं हम लोग, तीसरा हम लोग ले लेते हैं उसके अंदर कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों साइन, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तीनों की सेम दिखाई देगी आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दिस इज -π/2, ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा, इक्वल भी आ रहा है। बस इसके अंदर क्या आने वाला है, इसके अंदर इक्वल खत्म हो जाएगा हमारा 10 के साथ, ठीक है। और तीसरी चीज क्या कहती है, कोसेक इनवर्स के साथ हमारी बस ये वाली क्लोज ब्रैकेट तो आया, लेकिन y नॉट इक्वल टू ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे इनको रेंज को। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स की फैमिली में कोसेक इनवर्स एक्स ले लेते हैं हम लोग, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। इसकी रेंज ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगी आप लोगों को, देखो वो होती है हमारी 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई होती है हमारी। अगर उसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेक इनवर्स में क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स 0 टू पाई आएगा, लेकिन पाई वाई की वैल्यू π/2 को इक्वल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इन्फिनिटी पर चली जाएगी। और कोट में हमारा क्या हट जाएगा, कोट में हमारा क्लोज इंटरवल हट जाएगा 0 टू पाई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई। तो ये आप लोगों को टेबल याद करके जानी है, बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट काम करते हैं हम लोग, उसके थोड़े से ग्राफ को देख लेते हैं। देखो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप लोग याद करके जाइए इसको ध्यान से, किस तरीके से बनेगा। वो कहाँ होता है, वो 1 से, और देखो -1 से 1 के बीच में होता है। यहाँ से देखो ध्यान से, ये लग रहा है ना, ये -1 से 1 के बीच में, ये डार्क वाला पोर्शन, ये हमारा ग्राफ होने वाला है, ठीक है। 0 पे 0, ठीक है, π/2 पे हमारा 1 होने वाला है यहाँ पर, और हमारा ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग इसको, इतने को ग्राफ को आप बना के जाइए आप। सिमिलर चीजें हम लोग इसका ग्राफ दूसरे ग्राफ कर सकते हैं हम लोग, कोसेक इनवर्स का ग्राफ को एक देख के जाइए, इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आप लोग। ऑलमोस्ट कोस इनवर्स और साइन इनवर्स का ग्राफ सेम है, ध्यान से देखो, वेवी ग्राफ होता है उसका, ये भी और ये वाला भी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी हमारा -1 से 1 के बीच में होता है। यहाँ पर उनकी रेंज लिख रखी है, ध्यान से देखो, कोसेक इनवर्स एक्स का -1 से 1 के बिलोंग कर रहा है डोमेन हमारी, और रेंज कहाँ कर रही है, 0 से पाई के बीच में। यहाँ से इस ग्राफ को याद करके जाइए, दिस वन इज सेक इनवर्स एक्स। एक बार आपकी एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, ग्राफ को ध्यान से देख कर जाइए। ऐसे ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है हमारा, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ को देख के जाइए, और दिस वन इज कोट इनवर्स एक्स। ये सारे कोई सा ना कोई सा एक नंबर में ग्राफ आ जाता है कभी कभी एमसीक्यूज में बनकर। बहुत दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक तो हमारी ये टेबल, इस टेबल से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी हमारी, ये टेबल याद करके जाइए और ये ग्राफ याद करके जाइए। और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास में फॉर्मूले थे, आप उनको फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारा हुआ फिनिश। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर जाइए। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स देखो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर रोज और कॉलम में काम करते हैं। ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, उसकी रोज होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं हमारे, ठीक है। इसके ठीक है, उसकी ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑर्डर हम लोग रो बाय कॉलम से उसकी ऑर्डर लिखते हैं हम लोग। तो रो मैट्रिक्स देखिए उसके टाइप होती है मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ से जज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर केवल ओनली वन रो, यानी कि ऐसी लंबी चेन बनेगी वन रो की। ऐसे ही क्या होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, अगर इधर बात करें कॉलम मैट्रिक्स केवल एक कॉलम होती है, आप लोग देख पा रहे हो ये कॉलम मैट्रिक्स, केवल एक ही कॉलम है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमारे आने वाले हैं। डन। और बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसके बोलते हैं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट हमारे जीरो, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा हम लोग इधर देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पे पूरी की पूरी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट डिपेंड होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों सेम होती है, देखो दो रो और दो कॉलम, इसके अंदर
ध्यान से देखिए इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर हमारी 1 2 3 3 रोज 1 2 3 और 3 ही कॉलम्स हमारे होने वाले हैं। दैट मीन्स इसकी रोज और कॉलम बराबर होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोग भूलना मत बिल्कुल भी। डायगोनल मैट्रिक्स, कभी कभी इसका एमसीक्यू के अंदर आया। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट तो कुछ ना कुछ होते हैं, बाकी एलिमेंट सब जीरो। ऐसे ही डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे आपके, बाकी सारे एलिमेंट हमारे जीरो हो जाएंगे। डन। एक और बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से जुड़ी हुई स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, हमारे स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने वाले, सेम होने वाले हैं, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे जीरो। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम और बाकी सब एलिमेंट्स जीरो। वो स्केलर मैट्रिक्स को आप लोग ध्यान से देखे जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं भाई, 1, बाकी सब जीरो। 3x3 की देखेंगे डायगोनल एलिमेंट की 1 1 1, बाकी सब जीरो। सब कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखा के जाएगा, काम करके जाएगा। अब क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को इक्वल, जब हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वल रखेंगे, जैसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को इक्वल रखेंगे सेम ऑर्डर की, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे सेम होते हैं, ठीक है। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे सेम होने वाले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है, लेट्स से ए इक्वल टू बी, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐसे इक्वल जब रखेंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, इस तरीके से हमारे इक्वल होने वाले हैं। बस उन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। कभी कभी एक नंबर एमसीक्यूज में जरूरत पड़ जाती है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की बात करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखो ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखें, किसी मैट्रिक्स, सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, स्मॉल ए वाले जो होते हैं, स्मॉल ए आई जे वाले, ये तो हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, जिसके अंदर आई हमारे रो होती है, रोज, और हमारे जे हमारे कॉलम्स को डिनोट करते हैं, कॉलम्स को, ठीक है। और स्मॉल ए आई जे पूरा पूरा हमारा एलिमेंट्स को बताता है, एलिमेंट्स को, ठीक है। और यहाँ जो दे रखा है इन्होंने, ध्यान से देखिए, एम क्रॉस एन वाली जो बात है, एम क्रॉस एन, ये हमारे ऑर्डर को बताता है, ऑर्डर क्या चीज है हमारा, ओके। तो यदि हम उसको किसी स्केलर से, यानी कि के से, के मतलब कोई स्केलर, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें मल्टीप्लाई करें तो उस के की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में हो जाएगी। यदि 8 1 2 3 4 है, बाहर 5 से मल्टीप्लाई, 5 की 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी, सब में मल्टीप्लाई होने वाली है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्केलर की हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसी चीज है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यदि एडिशन करना है मैट्रिक्स का तो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आप लोग इसको एक बार वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अगर दो हमारी मैट्रिसेस हैं दो, तो ठीक है, उसकी हम सबसे पहले क्या होनी चाहिए, दो मैट्रिसेस की पहले की कॉलम और दूसरे की रोज हमारी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और उनकी मल्टीप्लाई हम रो बाय कॉलम के थ्रू करते हैं, पहली रो की पहली कॉलम के साथ और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, और उन सबको एडिशन हम लोग कर देते हैं। वो आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। थोड़ा समय की वजह से हम लोग थोड़ा रिकॉल कराने की वजह से क्या क्या चीज हम इंपॉर्टेंट है हम लोग वो बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नॉट भी कम्यूटेटिव, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि दो मैट्रिक्स है, अगर ए और बी उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी इक्वल हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी ए के इक्वल होगा ही होगा, मैट्रिक्स में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जहाँ इक्वल हमको मिल जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप उनको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, बीच बीच में कहीं जरूरत पड़ जाती है इनकी हेयर। ऐसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी, इसके अंदर हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिसेस है। नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में जरूरत नहीं पड़ती, बट आप लोगों को जानना जरूरत है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग इसको ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है? ट्रांसपोज में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करना हो तो उसको मैट्रिक्स या तो डैश के थ्रू दिखाते हैं या उसके ऊपर हम लोग कैपिटल टी लगा के दिखा देते हैं। ऐसे ट्रांसपोज करना हो तो रो काहे में चेंज हो जाएगी, रो कॉलम में आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, रो कॉलम में बदल जाएगी, कॉलम रोज में बदल जाएगा। जैसे ये पहली रो है तो इसको ट्रांसपोज करना है तो ये ऐसे लिखे जाएंगे हमारे, तो बस वो ट्रांसपोज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए है उसको सिमेट्रिक बनाना है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए डैश इक्वल टू होना चाहिए भाई ए के। यदि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए डैश इक्वल टू ए है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाती है हमारी, यदि कोई मैट्रिक्स का हमारा ट्रांसपोज ए डैश उसी के माइनस उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ए डैश इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ गया, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग पढ़ के जाइए। ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कुछ ना कुछ पेपर में इस बार आने वाला है, होप सो। उसके अंदर क्या कहता है, देखो ध्यान से देखोगे, एक क्वेश्चन भी है हमारा, कोई भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, किसी भी मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए उसके ट्रांसपोज को उसके अंदर मैं ऐड करता हूं और ये किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरी सिमेट्रिक ही रहने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज में मैं माइनस करता हूं और किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरी क्या रहने वाली, वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स रहने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए, उसको हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी कि और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी कि इसका मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो होती है, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोग लिखा जा सकता है, क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हमारा आ सकता है। इस तरीके से हमारा ये मोटी मोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हमारी कवर्ड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर नंबर 4 इज डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑलमोस्ट मैट्रिक्स से रिलेट करता है हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट में क्या है, हम किसी मैट्रिक्स की सॉल्व करके जो वैल्यू निकलती है उसको हम लोग, ठीक है, जो कुछ वैल्यू आती है उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं एक तरीके से। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग, जैसे मोड का साइन होता है दो डंडे, ठीक है, इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, कोई भी हमारी क्या होगी, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर और अ फंक्शन नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार इसको एमसीक्यू में आया हुआ है, कोई मैट्रिक्स क्या करती है, एसोसिएट करती है नंबर और रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ फंक्शन नोन एज डिटर्मिनेंट। तो पढ़ लीजिए इसको ऐसे, मोड के जैसे दो डंडों से हम लोग दिखा देते हैं उसको। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस ऑफ ए भी हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है, जैसे कभी कभी बोल देते हैं नोट एज एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस नहीं है। डिटर्मिनेंट थोड़ा सा अलग है, साइन सेम है लेकिन डिटर्मिनेंट का काम अलग है और मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का वर्क थोड़ा सा अलग था। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम करते हैं, देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक बार बता देते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स है A11 A12, ठीक है, A21 A22, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की है, इसका अगर मुझको डिटर्मिनेंट निकालना तो क्या करूंगा, मैं चारों एलिमेंट को लिखा तो क्या करूंगा, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई, उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा नॉन डायगोनल एलिमेंट से, यहाँ से माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को सोल्व करना थोड़ा सा एक प्रोसेस है। देखिए एक 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स लिए हमने जर्नल एलिमेंट्स ले लिए। हम लोग देखो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को सोल्व करने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली 99% केसेस में हम लोग बताते हैं आप लोगों को रो 1 का यूज कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, पहले किया हम लोगों ने, क्या किया हम लोगों ने, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हम लोग, तो हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया इसके ऊपर। देन क्या करने वाले, देखो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हमने A11, लिखा हमने A11, तो पहली रो और पहले कॉलम को हाइड किया, जो एलिमेंट बचा उनका ले लिया भाई डिटर्मिनेंट, ध्यान से। फिर बीच में लगा दूसरे साइन लगेगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस इस तरीके से हमारा चलता चला है। दूसरा एलिमेंट लिया A12,
क्या किया हमने, पहली रो और दूसरा कॉलम हाइड कर लेंगे जहां वो एलिमेंट आ रहा है, पहली रो दूसरा जो जो बचा दिस इनको उठा के हम लोगों ने यहाँ डाल दिया। तीसरा A13 का यूज किया हमने, A13 यानी कि पहली रो और ये हमने कॉलम हाइड कर लिया, क्या बचा, ये चीज बची, उसको यहाँ डाल दिया। अब बिल्कुल सिमिलरली शो कर लिया डायगोनल एलिमेंट से नॉन डायगोनल एलिमेंट का माइनस दिस सिंप्लीफाई करके हमारी किसी भी 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारा, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप हमने बहुत सीखा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कभी हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे, कभी हम लोग कुछ और यूज करते थे। अब डिटर्मिनेंट के थ्रू भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग निकाला जा सकता है। यदि 3 पॉइंट हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो उसको डेल्टा के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं डेल्टा के थ्रू हम लोग, यानी कि एरिया निकाल कर बाहर लगाएंगे भाई 1/2, पहला एलिमेंट x1 y1 x2 y2 x3 y2, तीसरे में क्या कर देंगे 1 1 1 और 3/3 की मैट्रिक्स इसको डिटर्मिनेंट को ऊपर जो वैसे बताया हमने सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। दूसरी, अगर तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो क्या होगा, उनका एरिया क्या दिखा देंगे, उनका डिटरमिनेंट का एरिया यानी कि 0 दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट आएंगे, कोई भी ट्राइंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा, और कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा दैट मीन्स देयर एरिया विल बी 0 होने वाला है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एरिया कभी, ठीक है, नेगेटिव तो होता नहीं है, आप लोग उसको देख लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के। थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो माइनर्स के बारे में पढ़ लेंगे आप यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, और हम लोग कोफैक्टर के बारे में भी यहाँ से पढ़ लेंगे। माइनस को हम लोग कैपिटल MIJ से डिनोट करते हैं, कैसे निकलेगा वो हम बताने वाले हैं। कोफैक्टर्स हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ, दैट मीन्स उसका माइनस। अब देखो निकलता कैसे है, कोई भी हमारी अगर मैट्रिक्स होगी, हमारी मैट्रिक्स कोई होने वाली है, ठीक है, तो MIJ का मतलब क्या है, MI और J यानी कि I रो और J कॉलम। अगर मैं ऊपर से ही बात करूं इसी का, अगर हम लोग सपोज करो इसी मैट्रिक्स का हम लोग, ठीक है, माइनर निकालने लगे, सपोज करो M11 निकालने लगे, तो क्या करेंगे, पहली रो और पहला कॉलम को ऐड करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे तो हमारा माइनर निकल जाएगा। इसी का अगर हमें कोफैक्टर निकालना A11 तो -1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, और इंटू M11 जो हमारा वहां से आया था, तो हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कोफैक्टर निकल जाएगा। माइनर कोफैक्टर दोनों सीख के जाएंगे, NCERT में पूरा का पूरा आप लोगों को दे रखा है। दूसरा दिया भाई एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट आप लोगों को निकालना चाहिए, उसका इनवर्स पेपर में आएगा जरूरी है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक तो फॉर्मूले दिए हुए हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन मैट्रिक्स। किसी भी, ठीक है, उसका एडजॉइंट निकालने के लिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स निकाल कर उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज जब करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो एडजॉइंट निकल जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग इसको याद रखिए। यदि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए की मल्टीप्लाई अगर उसके एडजॉइंट में करेंगे, ध्यान से देखिए, देखो MCQ बेस्ड है, ए की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट में करेंगे, ए मतलब कोई मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एडजॉइंट में करेंगे तो क्या होने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो सकता है उसके इक्वल, रिवर्स उसके, और वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, एड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब हमारी आई हमारी है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 1 वाली। नेक्स्ट चीज इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। n क्या है, n यहाँ हमारी ए की ऑर्डर है, n क्या है हमारी ए की ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे एक कम हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। इसी तरीके से दूसरा, अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट हम लोग निकालने लगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, वो क्या होने वाला, n ऑलवेज हमारा ऑर्डर होने वाला है किसी भी मैट्रिक्स, अभी बताया आपको है।
तो आप लोग ये दोनों फॉर्मूले इस पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। होप सो यहाँ से या इससे कुछ ना कुछ आप लोगों का पेपर में आ सकता है। ध्यान से देख के जाइए। और एक इनवर्स निकालने के लिए आता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला ध्यान से याद करके जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला एडजॉइंट है अभी बताया, डिटर्मिनेंट आप लोगों को बता ही दिया। इसे निकालने से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी होगी तो वो कंसिस्ट करेगा, हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज पढ़ लेते हैं, अगर आप लोग फंस जाओ तो क्या होने वाला है। इफ ए इज गिवन मैट्रिक्स तो हमारा क्या होने वाला है, ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इंटू ए, और वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये याद रखेंगे आप लोग। सेकंड चीज क्या कहती है हमारी, सेकंड चीज कहती है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूफ आ सकता है इसका, प्रूफ याद करके जाइए। प्रूफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रूफ ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। यहाँ देखिए ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के। यहाँ देखिए ए डैश का इनवर्स, यानी कि ए डैश मतलब होता है ट्रांसपोज, उसका इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो किसके होगा, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज के इक्वल हो सकता है। और ये वाली चीज याद करके जाइए, इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालने लगे वो किसके इक्वल होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगी हमारे चैनल के अलावा। ध्यान से देख के जाइए आप इसको। नेक्स्ट चीज है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपका आएगा तो आपका ठीक है, केस स्टडी में ये चीज फंस सकती है आप लोगों के लिए। कोई हमको इक्वेशन दी जाएगी आपको इस तरीके से, ठीक है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है। लेट्स से इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। आप लोगों को उसको किस में लिखना आना चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले लिखवाएगा ए एक्स इक्वल टू बी में हम लोग उसको इक्वेशन को लिखते हैं। अब ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, देखिए ध्यान से। ए क्या होने वाला है, ए होने वाला है हमारे इनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये ए बन गया। एक्स क्या होगा हमारा, जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, वेरिएबल एक्स वाई जेड। और बी क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू का काम करने वाला, D1 D2 और D3। ये आपको लिख दिया तो एक नंबर में बन के आता है। फिर इसका सॉल्यूशन ए एक्स इक्वल टू बी का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए के इनवर्स पे काम करना पड़ेगा जो हमने ऊपर दिखाया इस फॉर्मूले से। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से निकाल के कंपेयर करेंगे जब हमारी वैल्यूज किसकी, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी आने वाली है। पूरा सॉल्यूशन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो ही वो काम करेगा। यदि अगर आप लोगों को ध्यान से देखिए कुछ चीजें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन हमारे यूनिक। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है ज्यादातर 90% केसेस में। बट अगर ऐसा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा भाई एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी में करना पड़ेगा। यदि वो 0 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। लेकिन यदि एक और कंडीशन फंसेगी आप लोग, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल तो आ रहा है बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट होगा और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट एक्सप्लेन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, विच इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में नॉर्मली क्या है, हम लोग या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिखाने को आएगा या हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखाने को आएगा। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हैं तो जान लेते हैं। कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, आप लोगों को ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड लेट ए बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ ए, देन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आप लोगों को ये शो करना पड़ेगा किसी फंक्शन की लिमिट जिसपे आपको कॉन्टिन्यूस दिखाना है। लेट्स से एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स फंक्शन को हमें किसके इक्वल, यदि हमें फंक्शन की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे ए की ए वैल्यू फंक्शन के अंदर, अगर वो इक्वल दिखा दिया दैट मीन्स वो हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी लिहाज से आप लोग ठीक है एक और चीज पढ़ सकते हैं,
अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल आई, कुछ भी इंटरवल हो सकता है, उन्होंने आई से लिख दिया, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल आई, यानी वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा यदि वो सारे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो तो ही वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाने वाला है। एक और तरीका, यदि हमारा फंक्शन इस तरीके से हो, ठीक है, जहाँ की लिमिट हमारी चेंज हो रही है, जैसे साइनम फंक्शन होता है हमारा, अलग अलग चीजें, तो वी कैन ऑल्सो से दैट फंक्शन एफ इज सेट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, कभी जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की और फंक्शन की वैल्यू के अगर इक्वल आएगा, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ए नेगेटिव से, राइट हैंड लिमिट को ए पॉजिटिव से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। जब हमारा साइनम फंक्शन ऐसे दिया जाता है, माइनस एक्स दे दिया, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, 0 दे दिया एक्स की वैल्यू 0 के बराबर, और 1 दे दिया एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल, ऐसा जब फंक्शन होता है हमारा, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं दिस वन, एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू। तो हमें ये कॉन्टिन्यूस दिखाने के हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स के बारे में पढ़ लेंगे, नोट क्या क्या कहता है इसका हमारा। एक फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पे, कब, जब वो हमारा क्या क्या करेगा, एफ ऑफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है तो भी, या अगर यहाँ देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो देखो ये वाला नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा, ठीक है, साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन के बारे में बात करें, रैशनल फंक्शन डिफाइंड विद देयर डोमेन्स आर कॉन्टिन्यू, ये सारे फंक्शन हमारे अपनी जो डोमेन होती है उन पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। स्पेशली पॉलिनोमियल को याद रखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है हमारा। उसके अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, यदि दो फंक्शन एफ और जी है हमारे, दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिवाइड भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बस डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। या अगर कोई फंक्शन हमारा एफ कॉन्टिन्यूअस, तो उसके अंदर के से एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होने वाला, वो भी कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। इस चीज को आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख के जाएंगे, काम आने वाली है आप लोगों के। बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, कब फंक्शन को डिफरेंशियबल कब होगा, कैसे शो करते हैं। कोई भी फंक्शन हो गया, y से लिखते हैं या हम उसको एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं, उसका डिफरेंशियल निकल गया था dy बाई डी एक्स से, या एफ एक्स दे रखा तो उसको हम कहाँ से लिखते हैं, एफ डैश एक्स से। तो उसको कहीं पे चेक करते हैं, उसका एफ डैश एक्स कैसे चेक करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लास्ट ईयर 11th क्लास में सीखा था हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला है, ठीक है। और एच क्या है, एच वो एज अ वेरी स्मॉल इंक्रीम इन, जो बहुत इंक्रीमेंट होता है, छोटा सा बोल ना के बराबर जो इंक्रीमेंट होता है एक्स में, वो हमारा होता है। इस तरीके से हमारा एफ डैश एक्स निकलता था। अब डिफरेंशिएबल दिखाने की बात है, डिफरेंशिएबल में क्या दिखाते हैं भाई हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि हम लोगों ने इक्वल दिखा दिए, दैट मीन्स वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखाने के लिए एक्स इक्वल टू ए पे हमारा क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड के लिए काम करेगा। राइट हैंड के लिए क्या काम करने वाला है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ प्लस आएगा, माइनस एफ ऑफ अपॉन में प्लस का एच आने वाला है, ठीक है। अगर ये दोनों दिखा दिए हमने, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू ए पे हमने इक्वल दिखा दिए, तो वो हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी इस बार आने वाली है पेपर में, आप लोग प्रॉपर करके जाइए। नोट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ एफ इज अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पर, कोई फंक्शन कैसा, डिफरेंशिएबल, देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देखो क्या कह दिया उन्होंने, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही होगा, बट वी कैन से एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट या मे नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका उल्टा नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, कुछ केसेस में हो जाता है और कुछ केसेस में वो हमारा नहीं होता। ये दोनों चीजें आप लोग इसको प्रॉपर कर सकते हैं, 2 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन आने वाला है।
दूसरी बात करते हैं भाई डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप लोगों की बुक में भी है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए फॉर्मूले, ठीक है, लिखे हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ध्यान से फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। नॉर्मली आप, ठीक है, ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्स है, एक्स, दिस वन इज एक्स, डी किसी भी एक्स, ठीक है, ओके, ये हमारा डेरिवेटिव होने वाला है हमारा यू, अच्छा सॉरी, ये ठीक है हमारा, ये हमारा कोई फंक्शन हो गया। डेरिवेटिव हम लोग करना है इसको हमारा u टू द पावर n, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले क्या करती है, पावर गिरती है आगे, n u टू द पावर n माइनस वन, और n u भी कोई फंक्शन है तो u फंक्शन का क्या हो जाएगा, du बाय dx हमारा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ओरिजिनल फंक्शन ये था हमारा, ठीक है, जो हमारा बेसिक x की पावर n का डिफरेंशिएबल n x की पावर n माइनस वन, यदि u आ गया तो इस तरीके से हम लोग उसको करने वाले हैं चेन रूल के थ्रू। साइन यू का होता है भाई कोस यू और डी यू बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं दे रखा। अगर एक्स दिया होता तो साइन यू का सीधा सीधा कोस एक्स होकर हो जाता है। आपको बताया गया है किस तरीके से हम लोग, अगर एक्स की जगह कुछ और हो तो कैसे होने वाला है। कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक का माइनस कोसेक कोट एक्स होता है, साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर। आप लोग एक्स से याद करिए इसको, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का माइनस लग जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, कोट इनवर्स का माइनस लग जाएगा इसमें, और सेक इनवर्स का वन अपॉन यू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वन। सब एनसीईआरटी में आप लोगों के गिवन है, आप लोग फॉर्मूले जरूर याद करके जाइए आप लोग डेरिवेटिव के, ठीक है। हाँ, कुछ और फॉर्मूले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो राइट साइड आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। कोसेक इनवर्स के फॉर्मूले आपको, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है भाई, जीरो, क्योंकि ये हमारे ऑलमोस्ट, ये कहाँ पर है हमारे 11th और 12th दोनों के मिक्स। कोई फंक्शन u प्लस वी में है तो u का अलग हो जाएगा और v का अलग हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, अब फिर u का डेरिवेटिव। लेबनीज या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं उसको हम लोग, ये इंपॉर्टेंट याद करके जाइए। डिवाइड में u बाई वी का कैसे करते हैं, अपॉन में वी स्क्वायर, वी एज इट इज, u का डी यू बाई डी एक्स माइनस यू एज इट इज, और v का डी वी बाई डी एक्स। ये भी आप लोगों ने 11th में सीखा है, क्वेश्चन रूल बोला जाता है इसको। यदि दो फंक्शन है u इक्वल y इक्वल टू एफ ऑफ u और u इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, अगर हम लोग उनको क्या निकालना है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी यू को डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम कह सकते हैं उनको डी एक्स बाई डी यू से डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, e की पावर u का सेम e की पावर u या e की पावर x का सेम e की पावर x होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, किसी भी a की पावर x का क्या होता है, अगर डेरिवेटिव हम बात करने लगे a की पावर x का, a की पावर x log a, ये हमारा डेरिवेटिव हमारा होता है। ध्यान से देख के जाइए, जो उसका ओरिजिनल है दिस वन, a टू द पावर x का a की पावर x इंटू log a। ऐसी चीजें भूलता है इंसान, तो आप लोग इसको ध्यान से करके जाइए। log u का होता है वन अपॉन u और u का डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि log x का हम लोगों ने सीखा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, वन बाय एक्स। आगे देखते हैं थोड़े से ये लॉगरिथम के बेसिक रूल। अगर log mn हो मल्टीप्लाई में, लो log m प्लस log n लिखा जा सकता है। डिवाइड में हो तो उन्हें माइनस में लिखा जा सकता है। टावर रूल यानी कि m की पावर n हो तो n आगे गिर जाएगा, n log m हो जाएगा हमारा। log e बेस e की वैल्यू हमारी 1 होती है ऑलवेज, और log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। और एक ऊपर वाला भी देख लेंगे, यदि ये हमारा log a और बेस उसका b है तो कुछ कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, तो log a और बेस वाला आ जाएगा अपॉन में log b, ठीक है। ये है log a अपॉन log b हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है। ये बेसिक e की पावर x का e की पावर x, log x का 1 अपॉन x। ये आप लोग इसको फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, ये डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म देखो होती क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म बेसिकली फॉर्म जो होती है वो हमारी कोई भी हमारे दो y या कोई y, चाहे मान लो कोई देखे एक y फंक्शन हुआ, मान लो दूसरा मान लो g फंक्शन हुआ या f हुआ, तो ये दोनों किसी सेम वेरिएबल से कनेक्ट हुआ। अगर दो फंक्शन किसी सेम वेरिएबल से कनेक्ट होंगे तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाते हैं। यहाँ देख पाएंगे जैसे कोई x फंक्शन t से कनेक्ट है, y फंक्शन भी t से कनेक्ट है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। इससे हमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में करेंगे, dy बाई dt करेंगे,
यहाँ से dx बाई dt दोनों को डिवाइड लगाएंगे, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx हमारा आने वाला है। इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए, इसको भी यूज हो जाएगा। कोई भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड उसका 2 बार डेरिवेटिव कर लेना। कोई फंक्शन होगा, कुछ भी फंक्शन सपोज करो y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स साइन का क्या होता है हमारा कोस, और दोबारा डेरिवेटिव करेंगे भाई d2y बाई dx2 करेंगे तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन। बस ये डबल डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ इन्होंने फॉर्मूले में शो किया है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले आप लोग ध्यान से करके जाएंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। वॉल्यूम 1 के बुक 1 के हिसाब से ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 3 टॉपिक है इसके अंदर, तीनों की बात करेंगे, तीनों ही सही क्वेश्चन आने वाला है। पहला है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की रेट में चेंज क्या होता है उसका, भाई उसको हम लोग उसको लिखते हैं उसके डेरिवेटिव से। किसी क्वांटिटी को y में यदि चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में, यदि x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, या किसी टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लोगों को क्या होने वाला है, रेट ऑफ चेंज हमारा होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। हमारे कोई भी अगर dy by dx रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऑल्सो dy by dx यानी कि x इक्वल टू x0 रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट x टेंस टू x नोट्स, या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। इफ टू वेरिएबल x एंड y इन फंक्शन y इक्वल टू x f of x आर वेरिंग, यानी कि चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t, तो dy बाई dt किसके इक्वल होगा, dy बाई dx इंटू dx बाई dt के इक्वल होने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे रिप्रेजेंट द, ठीक है, यहाँ से देखेंगे कोई भी मार्जिनल कॉस्ट जो होगा उसकी रेट ऑफ चेंज जो होने वाली है टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि कॉल्ड सी एक्स, यानी कि कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट फंक्शन फॉर एक्स यूनिट प्रोड्यूस द मार्जिनल कॉस्ट डिनोटेड बाय एम ऑफ, ठीक है, एमसी से भी मार्जिनल कॉस्ट लिख सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, यदि हम किसी कॉस्ट प्राइस का डेरिवेटिव कर देंगे तो उसका हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। किसी कॉस्ट, कोई फंक्शन है मतलब कॉस्ट का एक्स के रूप में है, अगर उसको हमने डेरिवेटिव कर दिया, हमने सी डैश कर दिया, तो वो मार्जिनल कॉस्ट हमारी कहलाएगी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकलेगा भाई, मार्जिनल रिवेन्यू में क्या करना पड़ेगा, हमें रिवेन्यू का ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ये अगर नंबर ऑफ कुछ भी एक्स यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बहुत सारे, उसके लिए हम लोगों को, ठीक है, एनसीईआरटी बुक अपनी उठानी पड़ेगी, वहां से देखना पड़ेगा किस तरीके से रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन के अंदर हम लोग एरिया वगैरह का भी, सरफेस एरिया के क्वेश्चन वगैरह का यूज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कट सरफेस, ये सारी चीजें हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वहां से आप लोगों को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज करती है भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, यदि कॉन्टिन्यूस हमारा देखिए ग्राफ के थ्रू इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। उसे शो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, इंक्रीजिंग दिखाने के लिए इंक्रीजिंग ऐसे ऊपर एरो लगा के इंक्रीज करते हैं, नीचे एरो लगा के हम लोग डिक्रीज शो करते हैं। यदि कोई फंक्शन है हमारा, कोई इंटरवल आई पर x1 कोई एलिमेंट है लेस देन x2 के हमने लिया, तो उसकी इमेज एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 हमको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वो हमारे इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या इक्वल आना है, लेकिन खास लेस होना चाहिए, x1 लेस देन x2, तो एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 के आना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब इंक्रीजिंग में खाली बढ़ता जा रहा है, स्ट्रिक्टली में, ठीक है, इंक्रीजिंग में तो चलो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, फिर कहीं जाकर कॉन्स्टेंट हो गया फिर बढ़ रहा है, ये तो इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंटिन्यू 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 बढ़ता चला जाएगा, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग में थोड़ा सा रिवर्स ले लेंगे, x1 लेस देन x2 लेंगे तो वो ग्रेटर दिखाना चाहिए, स्ट्रिक्टली में खाली ये साइन खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये भी आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। कोई भी फंक्शन हम लोगों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब दिखाना होता है, ये इंपॉर्टेंट है अपना, ये हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी आप लोगों का फंक्शन दे रखा होगा, उसे एफ एक्स मानेंगे हम उसका,
फिर उसका करेंगे हम लोग डेरिवेटिव, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके हम लोग निकालेंगे एक्स की वैल्यूज। फिर हम लोग चेक करने वाले हैं यदि एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है, और एफ डैश एक्स अगर 0 के इक्वल है तो वो हमारा फंक्शन होने वाला है भाई कांस्टेंट फंक्शन। तीनों को याद करके जाएंगे, क्वेश्चन आने वाला है इससे इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक जो है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा इसको टाइम दे, अगर हम लोग पढ़ें, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल आई। कोई फंक्शन कोई इंटरवल में आ रहा है आई में, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ए इन द इंटरवल आई सच दैट, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, देन अ फंक्शन इज सेड टू अटेन एब्सोल्यूट मैक्सिमम। यदि वहां एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है एक्स इक्वल टू ए पे, तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा ऐसे ही इसकी रिवर्स डेफिनेशन है एब्सोल्यूट मिनिमम, लेकिन थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ना चाहे तो उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, और यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग बताएंगे आप लोगों को क्या करने वाले हैं हम लोग। आप लोग इसको फॉलो कीजिए लास्ट वाले को, ठीक है। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखो कैसे करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से। अब हम लोग टू फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले कोई भी फंक्शन एफ लेट करेंगे, कोई भी फंक्शन दिया होगा एफ एक्स लेट कर लेंगे उस फंक्शन को। सेकंड स्टेप में एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसका एफ डैश एक्स निकालने वाले हैं हम उसको। फिर करने वाले हैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करने वाले हैं। अब एफ डैश एक्स को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी। तो x की वैल्यू जो निकलेंगी, दो कंडीशन हो सकती है, या तो x की वैल्यू मल्टीपल निकल सकती है भाई। अगर वैल्यूज मल्टीपल निकलती तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग अप्लाई कर लेंगे, है ना। अगर उसकी मल्टीपल वैल्यूज निकलती है, एक से ज्यादा वैल्यूज निकलती है, तो क्या करेंगे, सपोज करो हमारी x की 3 वैल्यू निकली, हमने वो x की वैल्यू निकली, लेट से हमने a b c ये 3 वैल्यू निकली, तो उसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। f ऑफ a की वैल्यू कुछ आएगी, f ऑफ b की कुछ आएगी, f ऑफ c की कुछ आएगी। अब इन वो हम लोग चेक कर लेंगे कौन ग्रेटर है कौन लोवेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ी वाली मैक्सिमम कहलाएगी, सबसे छोटी वाली हमारी मिनिमम कहलाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, काम वही करना है, सबसे पहले फंक्शन को लेट करना है, फिर उसका डेरिवेटिव लगाना है एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, या यूनिक वैल्यू निकलेगी। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, उसका एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेंगे यहाँ से। अब यदि एफ डबल डैश एक्स 0 से लेस है, एफ डबल डैश एक्स 0 से लेस है उस एक्स की वैल्यू पे जो हमारी निकल गई थी, तो फंक्शन क्या करेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ध्यान से, लेस देन 0 पे करेगा मैक्सिमम, और अगर 0 से ग्रेटर है एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू उस फंक्शन पे, तो क्या करेगा, हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमा देगा, ठीक है। यदि एफ डबल डैश एक्स 0 के इक्वल हो जाता है तो वी अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। या हमारी एनसीईआरटी बोलती है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, बट हम लोग आगे भी कर सकते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, और यही फंक्शन हम लोग लगाएंगे। हम लोग ग्रेटर और लोवेस्ट हम लोगों को ढूंढना है, तो इसको आप लोग जरूर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाला है आप लोगों का क्वेश्चन, या तो केस स्टडी बन के आएगा या लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग समझ लीजिए 99% आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से मैक्सिमा और मिनिमा से आने वाला है। जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो मैक्सिमा या मिनिमा कहलाती है, मैक्सिमा या मिनिमा, और जो इनकी फंक्शन की वैल्यूज होती हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको देख के जाइए, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज हम लोगों ने पढ़ ही लिया। यहाँ कम से कम हमारा फर्स्ट वॉल्यूम का हमारा काम हो गया, सेकंड वॉल्यूम के लिए हम आगे डिस्कस